हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। क्या क्या देखा था हमने पिछले चैप्टर में कि इस चैप्टर में हमारे पास पॉइंट मासेस नहीं होते हैं। पॉइंट मासेस नहीं होते हैं, नो पॉइंट मासेस। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ डायमेंशन होगा। यदि हम लोग एक बॉल की बात कर रहे हैं, बॉल कितनी लंबी चौड़ी है, उसका रेडियस क्या है, इन सब की बात करनी होगी। बास्केटबॉल और क्रिकेट बॉल में फर्क करना होगा। और हमने क्या बात किया था? क्या किया था? नो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन की बात नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट में कोई रोटेशन नहीं होगा। इस बार अब हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पे रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन हो सकता है। जैसे यह पेन है ना। अभी तक हम लोग बात करते थे कि पेन या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, है ना। ड्रॉप, ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगी या कोई फोर्स लगे इधर भाग जाएगी पेन। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यह जो पेन है ये इस तरह से अपनी जगह पे रोटेट भी हो सकती है। तो यह रोटेशनल मोशन होगा। ये रोटेट भी हो सकती है, रोटेट होते होते भी जा सकती है। अगर हम लोग कहीं फेंकते हैं पेन को अगर फेंकते हैं तो देखो रोटेट होते होते जाती है। इस पर रोटेशन की बात करेंगे हम लोग। तो अब रोटेट करना है तो उसके लिए पेन कितनी लंबी है इसकी तो बात करनी होगी ना। तो वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अब ये चैप्टर प्योर स्टार्ट होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह के मोशन प्रीवियस चैप्टर में डील नहीं हुए थे। न्यूटन्स लॉ, जो प्योर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ हम लोग देखे थे, अब तक जो भी देखा था वो सब अब कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास के बिना कुछ भी नहीं होना है। सबसे पहले इसमें सेंटर ऑफ मास चाहिए हमें। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो सबसे पहले समझो सेंटर ऑफ मास क्या होता है। यदि एक बॉल, मान लो इतनी बड़ी बॉल है ना, एक क्रिकेट बॉल है या टेनिस बॉल है, छोटी सी बॉल है, बहुत बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी बॉल है। इसको यदि फेंकना है तो इसके ऊपर हमें फोर्स लगाना है। फोर्स लगाना है। फोर्स कहां पे लगाना चाहिए? एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर्स कहां पे लगना चाहिए? क्या इस नीचे में इस पॉइंट पे फोर्स लगाने से बॉल बहुत दूर जाएगी? बॉल को इस पॉइंट पे फोर्स लगाने से बॉल बहुत दूर जाएगी? नहीं जाएगी, हमें पता है। बॉल रोटेट करने लगेगी। अगर साइड में फोर्स लगाते हैं तो बॉल रोटेट करने लगेगी। लेकिन वहीं यदि फोर्स हम लोग बीच में लगाएं, बॉल के एकदम सेंटर पे लगा दें यहां पर, तो रोटेशन कम होगा बॉल का और ज्यादा दूर जाएगी, है ना। रोटेशन कम होगा और ज्यादा दूर जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्यों बीच में लगाने से ज्यादा दूर क्यों जाएगी? क्योंकि इसके सेंटर पे फोर्स लगा है। सेंटर पे फोर्स लगाना होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास को सेंटर से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सेंटर के जैसा है। अगर सेंटर पे कोई काम करेंगे हम लोग तो उसका इफेक्ट पूरे पे पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट पूरे बॉल के ऊपर पड़ेगा या पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स इसकी आएगी, अभी हम लोग बताएंगे इसको। तब तक के लिए पहले यह समझ लेना चाहिए कि जैसे एक सेंटर ऑफ मास, जैसे एक ये प्लेट है, मान लो यह प्लेट है, ठीक है, ये पूरी प्लेट है। तो सेंटर ऑफ मास इसका वह पॉइंट है जहां पे फोर्स लगाने से इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। कौन सा पॉइंट होगा वो? बीच में होगा। ऑब्वियस सी बात है, बीच में होगा। हम लोग प्लेट तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तोड़ना होगा तो साइड में मारना होगा, है ना। अगर किसी चीज को तोड़ना है तो उसके साइड में मारना है। लेकिन अगर हम लोग मोशन देने की बात कर रहे हैं, फेंकने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कहां पे फोर्स लगाना होगा? बीच में। टूटेगा कम, ज्यादा दूर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास को उसी सेंटर से रिलेट करना है। वैसा ही एक सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस तरह की बॉल या प्लेट के ऊपर जाने से पहले हम लोग आते हैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग पॉइंट मास है। यहां पे जैसे दिया है पॉइंट मास 1 m1 और m2। दो पॉइंट है, दो छोटे छोटे पॉइंट्स मासेस है।
ये क्या दोनों मिलके क्या बनेगा हमारा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब बोलोगे कि दो अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग तो दोनों तो अलग अलग है, दोनों अलग जाएगी, एक साथ कैसे होगा, नहीं हो सकता है ना। यदि किसी टेक्निक से इस दोनों को इतनी दूर पे रख दिया जाए, रख दिया मैंने दो मासेस को, जैसे मान लो इसी पेन के दोनों एंड्स पे यहाँ पे एक मास लटका दिया, पेन बहुत हल्की है, मान लेते इसकी वेट 0 है, थोड़ी देर के लिए मान लो इस पेन का वेट 0 है, और एक मास इस पे यहाँ पे फिक्स कर दिया, इस एंड पे फिक्स कर दिया, और एक मास को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, पेन की लंबाई काफी ज्यादा है, लंबाई के कंपैरिजन में इसका थिकनेस 0 है। तो इस तरह का दो मास का यदि सिस्टम लेते हैं हम लोग, एक मास यहाँ पर m1 है और एक मास m2 है, और ये दोनों किसी टेक्निक से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के न तो ज्यादा पास जा सकते हैं, ना एक दूसरे के दूर जा सकते हैं। देखो इस चैप्टर में हम लोग हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना तो कम हो सकता है ना बढ़ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हमने देखा था ना पिछले वीडियो में। रिजिड बॉडी क्या होती थी, ए बॉडी डेफिनेशन नहीं बताया था क्या, ए बॉडी इन which the distance between the individual particles is fixed। तो अभी हम लोग दो बॉडी सिर्फ एक रिजिड बॉडी सिर्फ और सिर्फ इस दो मास से बना रहे हैं। आगे अब रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आएंगे, पहले सिंपल चीजों को देख करके बात को समझना होगा। तो ये दोनों मासेस मिलकर के एक रिजिड बॉडी बन रहा है। ठीक है, रिजिड बॉडी कैसे बन रहा है, अब एज्यूम करना है कि इस दोनों के बीच में कोई एक पतला सा रड लगा हुआ है जो न बेंड हो सकता है, न सिकुड़ सकता है, न खींचा जा सकता है, इमेजिनरी रॉड है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। अब इस रिजिड बॉडी का, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का सीधा सा डेफिनेशन है, अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, मेजर करना है। मेजर करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो हम लोग एक्स एक्सिस बना देते हैं, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लेना है। ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है यही हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस दोनों को एक्सटेंड कर दिया और एक वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं। वाई एक्सिस अब ऑरिजिन आ गया हमारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आ गए तब हमारा यह ऑरिजिन भी मिल गया है हमें। ऑरिजिन से डिस्टेंस अब देखो दिया है एक्स, पहले मास का डिस्टेंस x1 है, दूसरे मास का डिस्टेंस x2 है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कैपिटल X इज द सेंटर ऑफ मास, कैपिटल ऑफ X इज द सेंटर ऑफ मास। तो कैपिटल X इज इक्वल टू होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक तरीके का एवरेज है सेंटर ऑफ मास, एवरेज जैसा लग रहा है ना। सीधा सीधा एवरेज निकालते तो क्या होता, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 होता। उसी से रिलेट करने की कोशिश करो, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया गया है सब कुछ को। तो यह होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब फिर से देखो, अगर इस पेन में दोनों एंड्स पे दो वेट अगर अटैच कर दिए जाते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना है तो फोर्स कहाँ लगाना होगा, बीच पे लगाने से ज्यादा दूर जाएगा,
है ना, यहाँ लगाने से ज्यादा दूर जाएगा। अगर साइड में लगाएंगे तो क्या होगा, पता है ना कि रोटेट ज्यादा होगा, दूर ही कम जाएगा। अगर साइड में फोर्स लगाएंगे पेन के तो ज्यादा दूर ज्यादा रोटेट करेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर सेंटर पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर जाएगा। तो यह होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। एक एग्जांपल देखें इसका। Find the center of mass of two particles of weights 1 kg and 3 kg respectively located at a distance 1 meter from each other. सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने डायग्राम देखा था अभी, इस डायग्राम के जैसा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें चाहिए। और अब क्या दिया है हमें, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो अगर एक मास यहां पर है तो दूसरा मास यहां पे होगा और इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। तो ये दूरी कितनी है, यहां पे मास है हमारे पास 1 kg है, 1 kg यहां पे है 3 kg। ओके, तो अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर तो दिया है हमें, लेकिन यह डिस्टेंस तो दिया नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। और हमारा जो क्वेश्चन था, फॉर्मूला था x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यह फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब यह डिस्टेंस पता है। तो यहाँ पे हम लोग को जब यह नहीं दिया है तो उसको कुछ मान लेते हैं। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस तो चाहिए ना, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि यही ओरिजिन है, यह डिस्टेंस 0 है, यह डिस्टेंस 0 है, और हम लोग वाई एक्सिस यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये मैं समझाता हूं, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। वाई एक्सिस को यहां पे बना दिया तो अब x1 हमारे पास कितना आ गया, 0 आ जाएगा। x1 हमारे पास 0 आ जाएगा तो क्या हुआ, m1 1 kg इंटू 0 प्लस m2 3 kg इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3/4 मीटर। कुछ यहाँ पे आया 3/4 मीटर, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास आया, राइट, रेड से मैं मार्क करता हूँ, ये आया हमारा सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग बताएंगे सेंटर ऑफ मास इज 3/4 मीटर्स फ्रॉम m1 that is equal to 1 kg। m1 मास से 3/4 मीटर्स दूर है along the line joining m1 m2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, हमने एकदम क्लियर कर दिया। अब मिल जाएगा ना किसी को भी सेंटर ऑफ मास, हमने यह बता दिया कि m1 इज सेंटर ऑफ मास इज 3/4 मीटर्स फ्रॉम m1। m1 कौन सा है, यह m1 है हमारा, 3/4 मीटर्स फ्रॉम m1 along the line joining m1 and m2। स्पेसिफाई हो गया, हमसे क्या पूछा गया था, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, हमने बता दिया एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ये इस डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी हमें, सिंपल होता ना अगर हम लोग यहीं से लाइन ड्रॉ करते तो होता सिंपल। अब इसको मैं इरेज करता हूं और एक बार फिर सोचो, यदि किसी ने ऐसा एज्यूम किया होता कि हमारा m1 और m2 कौन सा कितना, यह तो दिया नहीं है, नहीं दिया है ना। तो यदि इसको किसी ने 3 kg मान लिया होता और इसको 1 kg मान लिया होता तो क्या आता है आंसर, अलग आता क्या। चलो ट्राई कर लेते हैं। x क्या आएगा इस केस में, 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 मीटर्स। अलग आ रहा है, यहाँ पे हमारा 3/4 मीटर्स आया था, ध्यान है।
यहाँ पे हमारा 3/4 मीटर आया था, यहाँ पे 1/4 मीटर आया था। लेकिन अब देखो आंसर एग्जाम में तो एक ही लिखना है, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, गलत किसका गलत है? क्वेश्चन में तो दिया नहीं है किसको 1 मीटर मानना है, किसको 3 मीटर मानना है। देखो कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास इज 1/4 मीटर्स फ्रॉम m1 दैट इज इक्वल टू 3 kg। और इस पर m1 हमारा 3 kg है ना, along the line joining जॉइनिंग की स्पेलिंग गलत है, m1 m2। अब देखो दोनों बात एक ही है क्या? जो दो बातें हैं यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे लिखा है, क्या ये दोनों एक ही है? 3/4 मीटर्स फ्रॉम 1 kg, यहाँ से देखो 1 kg से 3/4 मीटर्स है, तो इधर से कितनी दूर है? 1/4 मीटर है। हम लोग तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इधर उधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से 3/4 मीटर्स है, यहाँ से 1/4 मीटर है। और वो भी देख लो, along द लाइन जॉइनिंग m1 टू m2, m1 से m2 जाने की डायरेक्शन में 3/4 मीटर्स है ना। इस लाइन के अलोंग मेजर करना और कहीं से डिस्टेंस नहीं मेजर करना, यह क्लियर किया हुआ है। सेम इसको देखो, अब अगर यह आंसर आया होता तो यहाँ पे देखो, फिर ब्लैक वाले को ही कंसीडर करना, रेड वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 1/4 मीटर फ्रॉम m1 इज इक्वल टू 3 kg, 1/4 मीटर्स फ्रॉम 3 kg, यहाँ से 1/4 मीटर्स along द लाइन जॉइनिंग m1 m2, इस लाइन के ऊपर 3/4 मीटर्स जाना है। सॉरी, 3 kg से स्टार्ट करना है तो 1/4 मीटर जाना है, यदि 1 kg से स्टार्ट करना है तो 3/4 मीटर जाना है। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं पे होगा। समझ में आई बात, सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं और कैसे निकालते हैं? ठीक, इसका क्या यूज है अभी से घबराना नहीं है, आगे के वीडियोस में यह सब मैं अभी कवर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ यह समझना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम कैन बी एज्यूम्ड टू बी लोकेटेड। अब देखो इस पिक्चर में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मासेस कहाँ कहाँ पे थे? हमारे पास दो मास थे, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। येलो दिख रहा है ना, येलो कलर से मार्क कर रहा हूं मैं। एक मास हमारे पास यहाँ पर था, एक मास हमारे पास यहाँ पर था, और सेंटर ऑफ मास हमारा दोनों के बीच में कहीं और आ गया है, जहां पे तो एक्चुअली कोई मास एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, यहाँ पे कोई मास एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट at which the entire mass of the system can be assumed to be located. Center, red, black pen please. Center of mass is the imaginary point at which the entire mass of the system, हैंडराइटिंग गंदी है मेरी, can be assumed to be located। तो अब यहाँ पे बोलोगे सर अगर एज्यूम ही करना है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? अच्छा एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब किसी को लग रहा है कि अगर एज्यूम ही करना है, अगर एज्यूम ही करना है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, कहीं पे भी मान लेते हैं हम लोग। x अगर मानना है तो मान लिया x, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करने की जरूरत यह है कि इस तरह का एजम्पशन होना चाहिए कि न्यूटन अंकल खफा ना हो। हम लोग फिजिक्स में हैं, न्यूटन अंकल को नाराज नहीं करना है। यह ऐसा एजम्पशन है जिससे न्यूटन्स लॉ सारे वैलिड हो जाएंगे। अगर न्यूटन्स लॉ नहीं चलेगा तब फिर फिजिक्स भी नहीं चल पाएगी। दिस एजम्पशन इज बेस्ड ऑन दैट न्यूटन्स लॉस विल बी वैलिड।
ओके, सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझ में आ रहा है, कैसे निकालना है समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ और देखते हैं तब। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ वेट 1 kg ईच। अब दोनों का वेट बराबर हो गया है, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ईच अदर। क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना है क्या? नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि अगर हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक पॉइंट को सेंटर मान लेते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। इसमें हम लोग x1 को आराम से 0 मान लेते हैं और x2 को 5 ले लेते हैं, हमारे पिक्चर पे सब सेट हो जाएगा। मैप कर पा रहे हो? इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर देंगे, एकदम इमेजिनरी है, ये करना नहीं है। m1 हमारा यहाँ पे है, मान लिया हमने, और m2 यहाँ पे है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, ये हो गया। तो सीधा सीधा क्या आया, 0 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर। इसके सेंटर पे आ गया, है ना। सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में आ गया। ठीक है, ये पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, पिक्चर समझाने के लिए था। एक बार समझ गए तो मेंटली काम हो जाएगा हमारा। अब यहां पे देखो क्या हुआ, हमारा m1 इज इक्वल टू m2 था। m1 इज इक्वल टू m2 यदि हम लोग सीधे फॉर्मूला में रख दें, सॉल्व ना करें, हमारा आंसर तो आ गया 2.5 मीटर। अब हमें पता है 2.5 मीटर फ्रॉम m1 नापो या m2 नापो, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में तो है ही, और अलोंग द लाइन जॉइनिंग m1 एंड m2, ये तो होगा ही। अब फॉर्मूला को सिर्फ देखो एक बार, ये आंसर तो हमारा बहुत आसान था। हमारा m1 इज इक्वल टू m2 है, तो दोनों को m मान लेते हैं, mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाय m प्लस m 2m। तो एक m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय, एक्चुअली एवरेज आ गया, ये एवरेज है ना। x1 कैपिटल X इज द एवरेज ऑफ x1 एंड x2। तो इफ बोथ द मासेस आर इक्वल, इफ बोथ द मासेस आर इक्वल, एकदम ध्यान देना, इफ बोथ द मासेस आर इक्वल, सेंटर ऑफ मास इज इन द मिडिल, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द टू मासेस। अगर दोनों एंड पे, पेन के दोनों एंड पे अगर इक्वल मासेस लगा देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आ जाएगा। यदि मास कुछ कमती ज्यादा कम बेसी होगा तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, फिर से देखो पिछले वीडियो को, पिछले डायग्राम को फिर से देखो एक बार। हाँ, 1 kg और 3 kg जो हमारे मासेस हैं, यस, यदि दोनों बराबर होता तो सेंटर पे रहता सेंटर ऑफ मास। अभी 3 kg ज्यादा मास है, तो सेंटर ऑफ मास किसके तरफ है, 3 kg की तरफ है। तो सेंटर ऑफ मास अगर दोनों इक्वल वेट्स हैं तो सेंटर पे होगा, यदि दोनों अनइक्वल वेट्स हैं तो हेवी मास की तरफ सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, अब मान लो दो से ज्यादा मासेस है, तो दो से ज्यादा पॉइंट मासेस हो जाएंगे तो क्या होगा। चलो मैं एक ग्राफ पेपर ले लिया। हमें वाई एक्सिस की तो जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बनाता हूं इसमें। यह मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन को मैंने रेड से मार्क कर दिया, यह हमारा ओरिजिन है। इसके ऊपर मासेस मान लो हमारे पास m1 है। देखो अभी हम लोग लाइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, हमारे पास जितने मासेस है सभी एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। एक m1 यहां पर है, m2 यहां पर है, m3 यहां पर है, m कहा गया, इस तरह से चाहे जितने मासेस मान लो n तक आते हैं, mn यहां पर है, और डिस्टेंस भी मानना होगा। इस पहला डिस्टेंस हमारा x1 है, दूसरा डिस्टेंस x2 है, तीसरा डिस्टेंस x3 है, इस तरह से nth डिस्टेंस हमारा xn है। तो क्या है, n
different masses lying along a straight line. x1 is distance from origin to m1 है, x2 जो है डिस्टेंस origin to m2 है. हमें सारे डिस्टेंसेस origin से नापने होते हैं. फिजिक्स में कभी भी हम लोग कहीं और से डिस्टेंस नहीं नापते हैं, याद है ना. origin to m3, ये जो सारे डिस्टेंस है origin से नापे गए हैं. तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? समझ में आ रहा है ना, आसान है ये तो. अब तक जितना पढ़ा है उसी से क्लियर हो जाना चाहिए. x जो सेंटर ऑफ मास होगा ये क्या होगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाना है? mnxn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn तक. ठीक है. अगेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ये. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम बना है जिससे m1 और m2 के ऊपर अगर फोर्स लगा भी देते हैं ना तो भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. डिस्टेंस चेंज नहीं होगा मतलब यदि मैं सिर्फ m1 के ऊपर भी फोर्स कोई लगा देता हूं तो भी बीच में जो रॉड है जिस चीज से भी यह कनेक्टेड है m1 m2 के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. ये चीज एकदम ध्यान में रखना है हमेशा. रोटेशनल मोशन में है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये x1 x2 x3 जो भी आ रहा है, x1 x2 x3 x4, जब किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नापा जाएगा ना तो कोई चेंज नहीं आएगा. x1 माइनस x2 हमेशा फिक्स रहेगा. तो ये लंबा सा फॉर्मूला जो यहाँ पे लिख दिया है इसको लिखने का कोई सिंपल तरीका तो होगा जरूर. क्या होता है वो सिंपल तरीका? समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mixi डिवाइड बाय समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi. को और सिंपली क्या लिख देते हैं? समेशन mixi डिवाइड बाय समेशन mi. ये सिग्मा सिंबल जो है ये पता है ना, ये क्या है? ये ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा, और इसको हम लोग यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? समेशन. अगर बहुत सारे सिमिलर टाइप के नंबर्स को ऐड अप करना है तो अलग अलग नंबर लिखने के बदले इस सिंबल का यूज करते हैं. तो यहाँ पे जब हमने लिखा समेशन mi, इसका मतलब क्या है? सम करना है m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn तक सम करना. ये यहाँ पे लिख देते हैं. ऊपर में i की वैल्यू मिनिमम क्या लेना है? 1 से कहां तक जाना है? n तक. ये अंडरस्टूड होता है इसलिए ऊपर नीचे लिखने को हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं. यह चीज तो अंडरस्टूड है ना, 1 से n तक जाना है इसलिए इसको लिखना छोड़ भी सकते हैं. तो यह सिंबल हमारा जो होता है यह समेशन का सिंबल है. दिस इज ए ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा. इसको हम लोग फिजिक्स में या मैथ्स में दोनों जगह यूज होता है. इसको बोलते हैं समेशन. समेशन कहां से कहां तक ऐड करना है यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर मान लो मुझे 5 से 10 तक ऐड करना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 5 to 10. यदि जरूरत है तो ऐसा लिखना है, जरूरत नहीं है तो अंडरस्टूड है ना कि वो 1 से लेके n तक जाने वाला है. तो सेंटर ऑफ मास का हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आया? सेंटर ऑफ मास का हमारा फॉर्मूला आया समेशन mixi डिवाइड बाय समेशन mi. अगर दो पार्टिकल है तो यही फॉर्मूला से आ जाएगा ना हमारा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. यदि तीन पार्टिकल्स हैं तो यहीं पे आ जाएगा m3x3 और नीचे भी आ जाएगा m3. अगर 10 पार्टिकल है तो इसी में ऐड होते जाएगा, अगर 50 पार्टिकल है तो इसी में ऐड होते जाएगा. तो हमारा फॉर्मूला साफ सुथरा सा सिंपल सा इस तरह का आ गया. ठीक है. सारे डिस्टेंस ओरिजिन से नापने हैं. xi इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. xi जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है.
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, इसको नहीं भूलना है। यह नहीं कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नाप दिया, ऐसा नहीं करना है कि m1 m2 के बीच, m2 m3 के बीच का डिस्टेंस नाप दिया और इसको x3 बोल दिया। नहीं, x3 इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से नापना है इसको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर कितने भी पार्टिकल्स होता है उसका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, अगर कोई इतने साफ सुथरे से एक लाइन में अरेंज नहीं करता है, तो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।